हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आइए करते हैं आजकल के जेई के आगे के क्वेश्चन। सो हम जेई प्रैक्टिस पेपर लगा रहे थे। लेट्स क्वेश्चन है लेट पी एंड क्यू बी द टू स्टेटमेंट। तो आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पी एंड क्यू टू स्टेटमेंट, एंड देन आपसे बोला गया है कि पी, इसको मैं यूनियन बोलता हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे इस चैप्टर की, फिर भी पी यूनियन क्यू यूनियन निगेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये आपको बताना है कि P यूनियन Q निगेशन ऑफ Q की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए और ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है ट्यूटोलॉजी, दूसरा है नंबर बी है कॉन्ट्रडिक्शन, तीसरा है A एंड B बोथ, एंड चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रूथ टेबल बनाइए। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिए P का, ये देखिए ये कॉलम P का है, ये Q का है। फिर इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, P यूनियन Q। सो P यूनियन Q, देन इसके बाद निगेशन ऑफ P बोल रहा है, और दोनों जो आए इन दोनों का फिर से यूनियन, मतलब P यूनियन Q एंड यूनियन ऑफ निगेशन ऑफ P, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए तो तरीका क्या होता है P और Q का। इसकी आप कंडीशन लीजिए, तो इसमें होता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और फिर चलता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये लॉजिक्स आपने ले लिए। नाउ ट्रू और ट्रू का यूनियन क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू और फॉल्स का यूनियन क्या होगा, स्विच ऑन कंडीशन कह सकते हैं इसको, इसको भी ट्रू होता है। ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू का भी ट्रू होता है, एंड फॉल्स एंड फॉल्स का फॉल्स होता है। नाउ निगेशन ऑफ P देख लीजिए, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, एंड फॉल्स का अगेन निगेशन ट्रू। तो ये हो गया। आप चलिए फिर से इनका यूनियन करिए, तो ट्रू और फॉल्स का ट्रू आएगा इनका यूनियन, ट्रू और फॉल्स का अगेन ट्रू, एंड ट्रू और ट्रू का ट्रू आएगा, एंड फॉल्स और ट्रू का फिर से ट्रू आएगा। सो क्लियर हो रहा है कि ये एक क्या है, ये एक ट्यूटोलॉजी है। ओके, सो इट इज क्लियर दैट P यूनियन Q एंड यूनियन ऑफ निगेशन ऑफ P इज अ ट्यूटोलॉजी, TAUTOLOGY। तो ये इसका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, एंड इसमें आपसे बोला गया है कि एक फंक्शन आपको दिया गया है f(x) इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और वेयर x इज द रियल नंबर एंड x इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -1 to 1 f(x). बेहद सिंपल क्वेश्चन और आता भी है एग्जाम्स में। सो सी हाउ टू सॉल्व। -1 to 1 वैल्यू पुट कर दीजिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको dx। अब ब्रेक कर दीजिए इसको, -1 से लेकर के 1 x dx, एंड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यहाँ पे dx -1 से लेके 1। ओके गाइज, अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, क्यों? बिकॉज x इज द ऑड फंक्शन और विद इन द सेम नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट ऑड फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। अब माइनस लगा करके इसको ब्रेक कर दीजिए। तो कैसे ब्रेक होगा, -1 से लेकर के 1, सबसे पहले 0, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, प्लस 0 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ओके, 0 माइनस। अब आपको मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या होता है, जो लोअर लिमिट होती है वो पुट कर दिया करो। तो कुछ नहीं, केवल लोअर लिमिट आंसर होता है, प्लस इसकी लोअर लिमिट क्या है, 0, तो ये आपने 0 पुट कर दिया। ओके, आंसर कितना हो जाएगा, तो ये माइनस है और ये -1, सो आंसर विल बी +1। यही इसका आंसर है। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी इसमें। ओके गाइस, इस तरीके से ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की जो जेई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो जेई में अब जो है आजकल क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक, यानी कि 5 क्वेश्चंस जो हैं वो एशरसन रीजन टाइप के होते हैं। और वो हेडिंग क्या होती है, देखिए ये एक नया अपने आप में है, और ये आपकी कंसेप्ट की मजबूती को और ज़्यादा ब्यूटीफुली चेक करते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने मजबूत हैं। तो कैसे होते हैं ये, तो दिस सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 26 to 30 एज आई सेड। Each question contain one statement and statement 2. So each question contains statement 1 and statement 2. So there will be two statements, statement 1 and statement 2. First statement is called assertion.
and second statement is called reason. Okay, statement assertion and second reason. Statement वन assertions को हिंदी में बोलते हैं कथन और reason means कारण. Okay, one is called assertion, second is called reason. So two statements are there and each question has four choices A, B, C, D. दो स्टेटमेंट होंगे और हर क्वेश्चन के पास दो चॉइसेस होंगी A, B, C, D. ओके, अब आपको स्टेटमेंट ए ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा कि स्टेटमेंट वन ट्रू है. ओके, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन. मतलब स्टेटमेंट टू जो है वो स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन करता है. स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन. ये पहला ऑप्शन रहेगा. सेकेंड ऑप्शन, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन. मतलब जो स्टेटमेंट टू है वो वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब रीजन सही नहीं है. एसर्शन, गिवन एसर्शन का रीजन सही नहीं है. थर्ड ऑप्शन, स्टेटमेंट वन ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, या फोर्थ ऑप्शन वन फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है. ये चार सिचुएशन दी रहेंगी और आपको इन चार सिचुएशन में एक किसी पे ऑप्शन करना है. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. 5/3 and 5/4 are the eccentricities of two conjugate hyperbola. 5/3 and 5/4 are the eccentricity of two conjugate hyperbola. आपको बताना है कि ये 5/3 और 5/4 दो कंजुगेट हाइपरबोला की, ये पहला दिया है स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट है इफ E and E1 are the eccentricity of two conjugates hyperbola, then E multiplied by E1 is greater than 1. तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. ओके, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में कौन सी बात सही ठहर रही है इन स्टेटमेंट के लिए. तो दो स्टेटमेंट है, तो एक देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दोनों ट्रू हैं कि एक ट्रू है एक फॉल्स है. क्योंकि यदि दोनों ट्रू हो जाएंगे तो ये वाली कंडीशन वैलिड हो जाएगी, ऊपर की दो कंडीशंस, और अगर एक फॉल्स हो जाएगा तब तो हमारा आंसर आ ही जाएगा इन दोनों में से कोई. ओके, तो चेक करते हैं कि क्या 5/3 और 5/4 क्या कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटीज हो सकती हैं कि नहीं. ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट की चेक करते हैं कि क्या एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है कि नहीं. तो वैसे बच्चों को याद रहता है कि अगर दो कंजुगेट हाइपरबोला हैं, एक की एसेंट्रिसिटी E है और दूसरे की एसेंट्रिसिटी E' है, सो 1/E² प्लस 1/E' इक्वल्स टू होता है 1. सो यू कैन, आप डायरेक्टली इस अप्रोच को लगा के यहां से फाइंड कर सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है. चलिए एक बार मैं इसको प्रूफ करा देता हूं आपको कि ये कंजुगेट हाइपरबोला का सिस्टम क्या होता है, आपको थोड़ा सा मेमोरी आ जाएगा. चलिए देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक गिवन हाइपरबोला है. तो एक हाइपरबोला मेरे पास जो गिवन है x² माइनस y² इक्वल्स टू 1. ये गिवन हाइपरबोला है. ओके, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए x के नीचे b ले आया करो और y के नीचे a ले आया करो. इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो बनेगा, दैट इज विल बी x² गलत बोल गया मैं बच्चों, एक्सेस चेंज कर जाते हैं. तो y के नीचे a आ जाए, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो. कॉन्जुगेट मतलब पहले जो ऐसे जा रहा था x की तरफ, अब वो बस y की तरफ हो जाएगा. बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत कंफ्यूजन, इवन मैं तक कंफ्यूज हो जाता हूँ. तो आपको एक्सेस चेंज करनी है, तो y² b² माइनस x² a² इक्वल टू
ये हो गया सेकेंड। ओके, तो मतलब पूरा जो हाइपरबोला था उसको मोड़ दिया आपने, जस्ट मोड़ दिया। ऐसे ट्रांसवर्स था तो कंजुगेट एक्सेस में ले गए, वो कहलाएगा कंजुगेट हाइपरबोला। तो बस इतना याद रखना, मोड़ देना, भूलोगे नहीं। तो देखिए अब यहां पे मान लीजिए पहला हाइपरबोला, इसकी इसेंट्रिसिटी मैंने मान ली ई, और दूसरा हाइपरबोला इसकी इसेंट्रिसिटी मान ली मैंने E1। ओके, तो देखो फर्स्ट वाले के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट वाले के लिए मैं लिख सकता हूं, देखो हाइपरबोला का फॉर्मूला की जो इसेंट्रिसिटी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये होता है कब होता है, व्हेन ये जो हाइपरबोला होता है तब होता है जब ये इस तरीके से ट्रांसवर्स मोड में जाता है, इसकी मेन एक्सिस ट्रांसवर्स होती है। तो मतलब ये फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए। थोड़ा सा इसको अरेंज करो और इसेंट्रिसिटी निकालो, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। सो ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। यस, ये हो गया। तो ये बन गई इसेंट्रिसिटी फर्स्ट हाइपरबोला की। इसका ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ये फर्स्ट हाइपरबोला का आ गया। अब सेकेंड जो है यार वो E1 है। E1 के लिए देखो क्या केस बनेगा, सो E1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर, यानी ये E1 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा बच्चों, सॉरी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो मेरे पास ई स्क्वायर आ गया, E1 स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट जो था मेरे पास पैराबोला हाइपरबोला, उसके लिए सेंट्रीमेरी आई थी ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। इसको यदि सॉल्व करो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, एंड E1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यदि मैं आइडेंटिटी लगाऊं 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E1 स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई स्क्वायर पलट करके आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा ही, ये कैंसिल हो जाकर कितना हो जाएगा 1। तो एक तो रिजल्ट ये बन गया कि अगर आपके पास कंजुगेट हाइपरबोला है, इसेंट्रिटी ई एंड E1 या ई एंड ई डैश, तो इनके स्क्वायर रेसिप्रोकल स्क्वायर का सम कितना होता है 1। ओके गाइस, तो स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है इस क्वेश्चन का, इफ E एंड E1 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द टू कंजुगेट हाइपरबोला देन E1 ग्रेटर देन 1। तो चलिए पहले देख लेते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहां पर E दी गई है 5/3 एंड E1 दिया गया है 5/4। तो E मल्टीप्लाइड बाई E1 निकालते हैं हम। E मल्टीप्लाइड बाई E1 देखिए, सो E मल्टीप्लाइड बाई E1 इक्वल्स टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 दैट इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट प्रॉपर्टी का? तो क्लियर दिख रहा है कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये तो रीजनिंग है ना, ये रीजन दिया गया है, बट इस असर्शन का ये करेक्ट रीजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा इसका। यहाँ जो अपने ने ऑप्शंस लिखे थे देखिए कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, तो मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यस, तो ये रहा इसका आंसर। इस टाइप आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने हैं। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन क्वेश्चन नंबर 27 एंड हियर वी हैव टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जो आपको दिया है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 है द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट 0 0 a cos थीटा b sin थीटा एंड a cos थीटा माइनस b sin थीटा। 3 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन 0,0, सेकेंड पॉइंट इज गिवन a cos थीटा एंड a b sin थीटा, एंड थर्ड पॉइंट इज गिवन a cos थीटा
माइनस बी साइन थीटा, ये पॉइंट्स है। वंस अगेन एक बार पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट है 0,0 a cos थीटा b साइन थीटा एंड a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। तो यदि इसकी मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक्चुअली है क्या यार, ये एक एलिप्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें एक पॉइंट है 0,0। ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनने वाला है। ये पॉइंट होगा a cos थीटा b साइन थीटा एंड ये वाला पॉइंट है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। तो आपसे कह रहा है कि इसका जो मैक्सिमम एरिया है, दिस एरिया वुड बी हाफ a इंटू बी। क्या ये एरिया 1 इंटू बी मैक्सिमम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहला तो ये है कि ट्रू है कि फॉल्स है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 2। तो ये तो क्लियरली फॉल्स लग रही, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको लिख देता हूं। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो दो स्टेटमेंट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये किसके पोलर कोऑर्डिनेट थे? एलिप्स के थे। यहां पर आता है a cos थीटा एंड b साइन थीटा एंड इसके ठीक दूसरे एंड पे आएगा दैट इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड माइनस b साइन थीटा। चलिए ये जो है, अब यहां पे मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। आप देखिए यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दूं तो ये जस्ट हाफ हो जाता है। तो ये पॉइंट है 0,0। इस तरीके से यदि मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो ये इसका जस्ट डबल है। तो एक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? बेस है a cos थीटा इंटू हाइट कितनी बनेगी? दैट इज इक्वल्स टू b साइन थीटा। ये हाइट बन गई एक पार्ट की। तो हमारे पास ऐसे दो टुकड़े हैं। ओके, हमारे पास ऐसे दो टुकड़े हैं। तो जब दो टुकड़े हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2ab 1/2 ab और ये 2 को अंदर कर दीजिए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इस ट्रायंगल का हाफ ऑफ ab साइन 2 थीटा। ये हो गई वैल्यू किसकी? थीटा की। ये हो गई आपके पास वैल्यू इस फॉर्मूले की 2 साइन थीटा। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब चलिए देखते हैं कि इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन 2 थीटा की। तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट मे बी इक्वल टू 1। तो यदि इस तरीके से रखूं तो हाफ ए बी मल्टीप्लाई 1, तो एरिया मैक्सिमम कितना आया? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, जो कि बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल 1 सही है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका सही है, सेकेंड पार्ट इसका रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n in the binomial expansion of 1 minus x की पावर -2। ओके, 1 minus x की पावर -2 is n plus 1। ये पहला स्टेटमेंट है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n जो होता है वो n plus 1 होता है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है कि द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r in 1 minus x की पावर -n where n belongs to natural number is n plus r -1 cn। तो ये दो स्टेटमेंट दिए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n r in 1 minus x की होल पावर -n it is n plus r -1 cn। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए, 1 माइनस एक्स की पावर -n की आप एक्सपेंशन अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। तो देखिए -n को एक क्वांटिटी मान लीजिए, ठीक है ना।
तो कितना हो जाएगा माइनस एन सी 0, 1 की पावर n, ओके, 1 की पावर माइनस n माइनस 0 एंड माइनस 1 की पावर 0। एक तो पहला टर्म ये आ जाएगा, आराम आराम से करते जाइए। फिर कितना आएगा, फिर आएगा प्लस माइनस एन सी 1, माइनस एन सी 1, ओके, देन माइनस 1 की पावर माइनस n। देखिए अब जो है एक एक कम होना शुरू हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 एंड माइनस x की पावर माइनस 1। लाइकवाइज नेक्स्ट टर्म माइनस एन सी 2, 1 की पावर माइनस n माइनस 2 एंड माइनस x की पावर 2, प्लस बस ये लास्ट टर्म माइनस एन सी 3, माइनस 1 की पावर माइनस n माइनस 3 एंड माइनस x की पावर 3। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, माइनस 1 की पावर 3 हो गया, माइनस x की पावर 3। अब बच्चों देखिए जो ऐसे ही चलते जाएगा, तो यदि मैं बात करूं r प्लस 1 टर्म की, तो r प्लस 1 टर्म आएगा माइनस एन सी आर 1 की पावर माइनस n माइनस r एंड माइनस x की पावर r, ये आएगा। और यदि इसी तरीके से मैं आपके ये nth टर्म की बात करता जाऊं तो माइनस n प्लस 1 टर्म होगा बट आएगा n सी n, ओके, और 1 की पावर माइनस n माइनस n और माइनस x की पावर n। तो ये हमारे पास टर्म आ गए। अब देखिए जी बच्चों, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एन सी 0 कितना होता है, 1 होता है, माइनस 1 की पावर माइनस n 1 ही आएगा और ये माइनस 1 की पावर 0 1, तो फर्स्ट टर्म तो आ गया 1। अगला टर्म माइनस एन सी 1 कितना आएगा, माइनस n, ओके, और माइनस 1 की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, यही लिख दीजिए, माइनस 1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि n क्या है। माइनस 1 की पावर माइनस n माइनस 1 एंड माइनस x की पावर माइनस 1, तो माइनस x की पावर माइनस 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा बच्चों। तो माइनस माइनस बाहर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ गया x, ओके। बच्चों यहाँ पे हर जगह मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये 1 पहले स्टेप में तो सही लिया, यहाँ पे 1 था हर जगह, मैंने जो गलती से माइनस 1 लिख दिया है ये 1 था, तो ये 1 की पावर हर जगह 1 ही आएगा, ओके। तो बहुत अच्छे से और बहुत समझदारी के साथ इसको लिखना है यहाँ पे। तो देखिए मैं नेक्स्ट पेजेस में लिख रहा हूँ इसको। सो फर्स्ट टर्म तो आया है 1, ये इसको मैं एक काम करता हूँ इधर लिख देता हूँ तो आपको बेहतर दिखेगा। देखिए अब आपको क्लियर दिखेगा क्योंकि मेरे पास इधर भी है इधर भी है। यस, तो पहला टर्म देखिए कितना आ गया है 1, फिर अगला टर्म n है और 1 की पावर कुछ भी आएगा तो x ही आ जाएगा। फिर अगला टर्म है माइनस n और माइनस n माइनस 1, यहाँ पे 2 और x की पावर माइनस x की पावर 2, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 ही बन जाएगा। फिर अगला टर्म देखिए, अगले टर्म में है माइनस एन सी 2, ये तो हो चुका एन सी 3, तो माइनस n माइनस 1 और माइनस n माइनस 2, नीचे 3 2 1 और माइनस x की पावर 3 हो जाएगा ये। यस, इस तरीके से हमारे पास जो आएगा आर्थ टर्म वो आएगा माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2, ओके। तो जो हमारे पास देखिए 1 2 3 4, यदि मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं, सेकेंड टर्म में मेरे पास n तक आता है, थर्ड टर्म में n माइनस 1 तक आता है,
फोर्थ टर्म में मेरे पास n माइनस n माइनस टू तक आएगा। तो r प्लस 1th टर्म में जो आएगा वो आएगा r तक। यदि मैं r प्लस 1th टर्म लिख रहा हूं ये, तो कहां तक जाएगा? r तक जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस n माइनस r अपॉन r। जितने टर्म्स हैं, तो कितने टर्म्स हुए ये? छोड़िए, इसको ऐसा नहीं करिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। वही जो टर्म चल रहा था अपना ऊपर, ये r प्लस 1th टर्म क्या था? माइनस एन सी आर। माइनस 1 की पावर कुछ भी करोगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस x की पावर r। अब ये बिल्कुल सही है। तो माइनस एन सी आर और x की पावर r। तो यदि इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। ये देखिए, इसका माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो प्लस n इंटू एन। ये माइनस यदि कॉमन ले लेता हूं मैं, तो n इंटू एन प्लस 1 बन रहा है, ऐसा लग रहा है। यस, n इंटू एन प्लस 1। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एक्स का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और x का क्यूब। अगला देखा जाए तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 से, सो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। यहाँ पे आएगा 4 3 इंटू 2 इंटू 1